जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत का नदियाँ, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना से 100 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं बता दूं कि कल शाम को वीडियो नहीं आया आपका 75 क्वेश्चन वाला, इसलिए कि मैं कहीं चला गया था, इसी वजह से वो वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन आज शाम को वह वीडियो आपको मिल जाएगा, और यह सुबह में डालने को आज बोले ही थे, और यह सुबह में आज आपको 100 क्वेश्चन का नदी, जल, झील और बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन लिया गया है। इसका थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो भी लोग थ्योरी नहीं देखे हैं वो जाकर यूट्यूब पर देख लेंगे, मेरे चैनल पे थ्योरी है, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो वहाँ से टेलीग्राम से प्रिंट करा लीजिएगा थ्योरी का पीडीएफ, और क्वेश्चन का भी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसे बनाइएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर नदी, झील और बहुउद्देशीय परियोजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने थ्योरी में एक एक पॉइंट को लिया है, और क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। कल TRE 4 का जो आंदोलन चल रहा था 15 दिनों से, अंततः उसमें स्टूडेंट का जीत हुई, और एकल परीक्षा की बात किया गया है। 1799 दरोगा की बात करें तो उस पर फिजिकल का जो डेट आया था 8 तारीख से एडमिट कार्ड का, उसका भी स्टे लगा दिया गया है। उस पर जांच होगा, उसके आगे क्या होगा उसका नोटिस आएगा। तब तक आप लोग फिजिकल में लगे रहें, कुछ भी हो सकता है, या तो कैंसिल होगा, नहीं तो पुनः फिर से फिजिकल का डेट दिया जाएगा। और आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है, और आप लोग इसे अच्छे से मनाइए। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के। और साथ में पढ़ाई भी करना है, त्यौहार भी मनाना है, पढ़ाई भी करना है। जिस तरह आपको एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, उसी तरह पढ़ाई के साथ लड़ाई आंदोलन सब कीजिएगा, तभी होगा। और किसी भी काम में आप 100% मेहनत देंगे, वह आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है। जैसे गर्दनी बाग में धरना चल रहा था, उसमें सभी स्टूडेंट अपना 100% इफर्ट लगाया, अंततः उसका परिणाम आपके पक्ष में आया। तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप समय देंगे वो अपना नहीं होगा। वो पढ़ाई हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र का काम हो, उसमें अगर आप समय देते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा भारत का नदियाँ, झील और जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना। और एक सूचना मैं बता दूं आप लोगों को कि बुधवार से मेरा क्लास जो भी चलता है यूट्यूब पर, यह सभी लाइव हो जाएगा। बुधवार से लाइव हो जाएगा, और बुधवार के ही मैं कोई भी शुरुआत करता हूं, इसलिए कि बुधवार मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन है। जब मैं बोर्ड भी लिया था तो ओपनिंग बुधवार को ही किया था, और बुधवार से आपको ऑनलाइन की क्लासेस सभी यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव हो जाएगा, और उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब उसमें सिलसिलेवार से होगा, टॉपिक वाइज होगा। आपको पहले बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसका टाइम और शेड्यूल सब सेट कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको मैंने बताया आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। और जो लोग भी नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा यह पहुँचे। और कंटेंट को देखिए, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले की कमी नहीं है, कंटेंट देखिए कि कंटेंट कौन अच्छा दे रहा है, वहाँ आप पढ़िए, और कंटेंट से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, काफ़ी समय लगेगा, एक एक करके देखेंगे। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अपवाह द्रोणी यानी कि बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। कौन सा कथन आपसे पूछा गया कि इसमें सत्य है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र के अपवाह द्रोणी कहा जाता है। द्रोणी का इंग्लिश होता है बेसिन। छोटी नदियों के क्षेत्र में द्रोणी कहा जाता है। यह केवल उद्गम स्थल तक ही सीमा होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि अपवाह द्रोणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे सटीक इसमें कथन जो है आपको ऑप्शन ए है, यानी कि नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र का अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की नदियाँ अपना जल बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में क्रमशः कितने प्रतिशत गिराती है? तो मैंने इसको थ्योरी में काफ़ी डिफाइन तरीक़ा से आपको बताया था। जो भारत में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी दो ही जगह नदिया के पानी गिरता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कि दोनों डाटा पूछ दिया गया है। अब जब बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में, तो बंगाल के खाड़ी में सबसे ज़्यादा गिरता है 77% और अरब सागर में गिरता है 23%। तो अरब सागर में गिनी चुनी नदियाँ हैं, आपको नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है, ये सब कहाँ गिरती है? ये सब अरब सागर में गिरती है। और बंगाल के खाड़ी में गोदावरी नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जैसे दामोदर नदी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है? देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है? तो गंगा है, स्वर्णरेखा है, साबरमती है और महानदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। साबरमती जो है अहमदाबाद में है और साबरमती का जो जल गिरता है वह अरब सागर में गिरता है। गंगा की बात करें तो यह बंगाल के खाड़ी में गिराता है, स्वर्ण रेखा भी बंगाल के खाड़ी में, और महानदी जो उड़ीसा है, उड़ीसा में ये भी बंगाल के खाड़ी में गिराती है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही जमशेदपुर शहर बसा है, जमशेदपुर शहर बसा है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, यह बात आपसे पूछा गया है। नील नदी, कांगो जायरे नदी, अमेजन नदी, और ऑप्शन डी की बात करें तो नाइजर नदी। तो ये भी बात मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये आपको कांगो नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा नदी? कांगो नदी। नील नदी की बात करें तो नील नदी की लंबाई आपको 6650 है, 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। और नील नदी टोटल 11 देशों से बहती है और विश्व की क्या है? सबसे बड़ी लंबी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यह कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और नील नदी किस देश में बहती है? तो मिस्र में। नील नदी कहाँ? मिस्र में। अमेजन की बात करें तो अमेजन नदी जो है बहाव के क्षेत्र से सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपको 6500 किलोमीटर है, 6500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है, नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांगो जायरे नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कथन नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मैंने अभी चर्चा किया, नील नदी जो है विश्व की सबसे नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? तब विक्टोरिया झील से निकलती है। अभी मैंने बताया आपको विक्टोरिया झील से निकलती है। और किस देश में? मिस्र में। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह बात बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण पूछा जा रहा है यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसका कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदियों का सही समूह, पूर्ववर्ती नदियों का सही समूह आपसे पूछा गया। मैंने ये भी थ्योरी में आपको बताया है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, गंगा, यमुना, घघरा। तो पूर्ववर्ती में इसमें कौन सी नदी है आपको देखकर बता देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको जब थ्योरी में मैंने बताया तो आपको आंसर इसका बताना चाहिए। तो पूर्वोत्तरी में जो है सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। यही नदियां हैं। क्या है? यही 3 नदियां हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियाँ सदा नीर होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ गहरी घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती है। तो क्या ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया है? मैंने बताया है इस चीज़ को, क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ होता है वह बर्फ़ और बरसात दोनों का पानी उसमें आता है, इसीलिए उसे बारहमासी नदियाँ कहते हैं। और हाल ही में आप देख लीजिए, जैसे नेपाल में रूपसपुर एक ज़िला है जो कि चीन के बॉर्डर पे है, तिब्बत के पास। वहाँ अभी भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से पूरी नेपाल में तबाही हुई और उसमें कई लोगों का जान भी गया है। और उसी नदी का पानी आपको गंडक नदी में त्रिवेणी नहर से आया है और गंडक नदी का काफ़ी जलस्तर बढ़ चुका है, क्योंकि यह खतरे के निशान पर है। और गंडक नदी की बात करें तो इससे बिहार के 5-6 जिला बहुत प्रभावित होता है, और अगर प्रभावित होगा तो वही 5-6 जिला प्रभावित होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यही ज़िला प्रभावित होता है, क्योंकि वह नदी जो है आके सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो सोनपुर में मिलती है। तो इसमें पूछा गया है, तो इसका तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। क्या है? तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। हिमालय नदियाँ सदा नीर होती है, इसमें बारहमासी पानी भी होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वर्षा पर निर्भर करता है। वही प्रायद्वीपीय नदी गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सिंधु नदी जो है इसका पूछा गया है कि उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो संतोपत हिमनद, चोमयुंगडुंग हिमनद, सिंघो खम्बान बोकचुर हिमनद और यमुनोत्री से। तो सिंधु नदी की उद्गम स्थल कहाँ से है, यह बात आपसे पूछा गया। तो सिंधु नदी के उद्गम स्थल जो है यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंघो खम्बान से। और सिंधु नदी के बारे में आइए कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। सिंधु नदी की लंबाई की बात किया जाए, सबसे पहले इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2800 क्या है? 80 किलोमीटर है। यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत में मात्र 1114 किलोमीटर बहती है। भारत के लेह लद्दाख में बहती है। क्या है? बहती है। सिंधु की सहायक नदियाँ टोटल कितनी हैं? 5, जिसे पंचनद कहा जाता है। उस 5 नदियों में एक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी, जो कि केवल भारत में बहती है, वह है ब्यास नदी। कौन सा है? ब्यास नदी। ये बात आप जरूर याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको इतना बताया। और सिंधु नदी का जल आपको 20% भारत में यूज होता है और 80% की बात करें तो यह आपको पाकिस्तान में होता है। और सिंधु जल समझौता की बात किया जाए तो 1960 में हुआ था और नदी जोड़ परियोजना 262 के अनुच्छेद में कहा गया है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, विशेष चर्चा इस पर किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। आइए सिंधु नदी जल समझौता देखिए, आ ही गया। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत में सिंधु नदी के तंत्र में कुल जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? अभी मैंने चर्चा भी इसका किया और आगे आपके क्वेश्चन भी आ गया।
तो सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 10%, 20%, 50%, 30%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। अभी मैंने बताया है। अगला देखेंगे, झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत कथन को चुना जाए। झेलम नदी, आइए झेलम नदी को चुनते हैं। यह शेषनाग झील से निकलती है, यह सही है। यह क्या है? सही है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है, यह भी आपको सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, यह भी सही है। तो अब तो डी ऑटोमेटिक आपको गलत है। तो डी में क्या गलत है ये चीज़ देखेंगे। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? आस्किन है? नहीं, झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता है। क्या है? बितास्ता है। वही आस्किन की बात करें तो चिनाब है। आस्किन का क्या है? चिनाब है। आस्किन का क्या है? चिनाब है। तो आपसे क्या पूछा गया था? गलत पूछा गया था। तो झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह शेषनाग से निकलती है, यह श्रीनगर नदी के तट पर बसा हुआ है, इस पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी का प्राचीन नाम आस्किन नहीं बितास्ता है, और आस्किन का प्राचीन नाम चिनाब है। आस्किन का प्राचीन नाम चिनाब है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ नदी का प्राचीन नाम है, उसको सुमिलित करना है। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। तो इसमें 2 ऑप्शन छूट गया है, आइए देखते हैं। झेलम की बात करें तो मैंने अभी बताया बितास्ता, एक का जो है एक है। बी की बात करें चिनाब का आस्किन अभी बताया, बी का 2। रावी की बात किया जाए तो परुष्मरणी, बी का 3। और ब्यास का बिपाशा, ब से ब्यास, ब से बिपाशा। तो डी का हो जाएगा क्या आपको? 4। तो इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की वह कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है? जिसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? केवल भारत में है। इस बात को मैंने आप लोग को अभी ही जस्ट बताया हूँ, कुछ ही देर पहले इस बात को मैंने आप लोग को बताया है। तो झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, तो इसका नाम है ब्यास। ब्यास नदी जो है सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जिसका बहाव क्षेत्र है वह भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। अगला है गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। यह संगम कहाँ होता है? पूछा गया कि यह संगम जो है कहाँ पर होता है, यह बात आपसे पूछा गया है। संगम कहाँ पर होता है? तो विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्रयाग कितना है। तो टोटल प्रयागों की संख्या जो है ना 5 प्रयाग है। कितना प्रयाग है? तो 4 प्रयाग आपको यहाँ पर दिया है, और 5वां प्रयाग है नंद प्रयाग 5वां प्रयाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी रुद्रप्रयाग। आइए विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा। धौलीगंगा। देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग क्या क्वेश्चन पूछा है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को बनती है, यह संगम क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी।
अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार। तो यह आपको 4 प्रयाग हमने आपको बताया है, 4 प्रयाग। और 5वां प्रयाग की बात करें, 5वां प्रयाग यहाँ है, तो इसका 5वां प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। तो टोटल प्रयागों की संख्या कितनी हुई? तो 5 प्रयाग हुआ। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है, यह संगम क्या कहलाता है? तो यह संगम देवप्रयाग कहलाता है। विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा, रुद्र प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार, और 5वां प्रयाग जो है आपको नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप जरूर 5 प्रयाग के याद कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अलकनंदा में धौली गंगा किस स्थान पर मिलती है? देखिए क्वेश्चन आया ना, अलकनंदा में धौली गंगा जो है यह किस स्थान पर मिलती है, यह बात आपसे पूछा गया। तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ, विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग। आइए अगला देखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। कोसी नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नेपाल के गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नेपाल के गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है, गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है। इसे अरुणा नदी भी कहा जाता है, इसे अरुणा नदी भी कहा जाता है, अरुणा नदी भी कहा जाता है। और यह बिहार में तबाही मचाती है। बिहार के सुपौल जिला हो गया, सहरसा जिला हो गया, मधेपुरा जिला हो गया, मधुबनी जिला हो गया, इन सभी में इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही होता है, बाढ़ आता है। कोसी नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है और बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। आइए अगला देखेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में और राज्य में प्रवेश करती है? तो मैंने आप लोग को कल बताया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिला में प्रवेश करती है। कितने जिला में? और उत्तर प्रदेश में जिला की बात करें तो टोटल जिला आपको उत्तर प्रदेश में 75 है। 75 जिला में 1/3 समझिए, लमसम 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा में यह प्रवेश गंगा करती है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में बहती है? तो यह सबसे पहले बिजनौर में बहती है। और सबसे लास्ट की बात किया जाए यानी कि अंतिम बलिया, अंतिम जो है आके बलिया में, और बलिया के बाद बिहार के बक्सर में प्रवेश कर जाती है। बलिया के बाद क्या हो जाती है? बिहार के बक्सर में प्रवेश कर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? 10 जिला, 12 जिला, 14 जिला और 16 जिला। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या प्री के एग्जाम में पूछा गया था। 10 जिला, 12 जिला, 14 जिला, 16 जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 जिला। वह 12 जिला कौन कौन सा है? आइए एक एक करके देखते हैं। बक्सर, आरा, सारण, चौथा हो गया आपको पटना, पांचवा हो गया आपको लखीसराय, छठा हो गया खगड़िया, सातवां हो गया समस्तीपुर, आठवां हो गया मुंगेर, 9 हो गया आपको
भागलपुर, 10 हो गया आपको कटिहार, 2 जिला आपको और छूट रहा है। 2 जिला कौन कौन सा यह छूट रहा है? 2 जिला आपको छूट रहा है। एक आपको बेगूसराय है, बेगूसराय, बेगूसराय, और 12वां वैशाली, वैशाली। तो सबसे लास्ट में कटिहार और सबसे पहले है बक्सर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के 12 जिला में कौन कौन जिला से यह गुजरता है? तो 12 जिला आपको याद रखना पड़ेगा। और गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। और बिहार के जिला में सबसे ज़्यादा किस में बहती है? तो पटना। बिहार में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बहती है? तो पटना में बहती है। ये भी बात आप लोग याद रख दीजिएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। और डॉल्फिन को कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर है, भागलपुर, याद कर लीजिएगा, भागलपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, मेघना और सांगपो। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके दोनों धाराओं के मिलने से क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र के धारा मिलता है तो उसे मेघना कहा जाता है बांग्लादेश। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ कि गंगा नदी की जो सबसे लंबाई है 28 जिला से उत्तर प्रदेश से यह गुजरती है और बिजनौर जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के सबसे लास्ट जिला बलिया में प्रवेश करती है। तो सबसे ज़्यादा यह उत्तर प्रदेश में ही बहती है। इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इस चीज़ को भी मैंने अभी चर्चा किया हूँ। 2004 में, 2008 में, 2010 में और 2014 में। तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है गंगा नदी को। आइए अगला देखेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है? सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, प्रयागराज से हल्दिया, कोट्टमपुरम से कोलम और काकीनाडा से पुदुचेरी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया। और धुबरी से सदिया की बात करें तो यह आपको धुबरी से सदिया की बात करें तो यह आपको 2 है और कोट्टम से कोल्लम की बात करें तो यह NW3 है। काकीनाडा से पुदुचेरी की बात करें तो यह राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है। तो चारों को आप अच्छा से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे एक वाला पूछा गया है जो कि प्रयागराज से हल्दिया, सदिया से धुबरी हो जाएगा वाटर मार्ग 2 और कोट्टमपुरम से कोल्लम हो जाएगा वाटर मार्ग 3 और काकीनाडा से पुदुचेरी हो जाएगा वाटर मार्ग 4। तो इस चारों को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि मिलान करने के लिए पूछा जाएगा और कभी कभी पूछेगा कि इसमें कौन सा सत्य है या असत्य है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए अगला देखेंगे। यमुना नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यमुना नदी में के बारे में कौन सा यह कथन जो है सही नहीं है? यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह बिल्कुल सही कथन है। क्या है? यह बिल्कुल सही है। अगला है, इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद में होता है, यह भी सही है। और यह पटना के पास आके गंगा में मिलती है, तो यही गलत है। यह पटना के पास नहीं मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद के संगम पर जो मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, तो यह गलत है। गलत को चुनना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे खुला नाला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यमुना नदी के किनारे बसा शहर आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है, ये सब यमुना नदी के किनारे है। इटावा है, ये सभी जो है ना यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क में
कौन सी नदी होकर बहती है? देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो रामगंगा नेशनल पार्क है, यह कौन सा नदी से होकर गुजरता है? तो गोमती नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी और गंडक नदी। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। गोमती नदी की बात करें तो लखनऊ शहर, लखनऊ शहर जो नवाबों का शहर है, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी पर फुलहर झील है, फुलहर झील जो पीलीभीत जिला में है। कहाँ है? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में है, उसी में है। घाघरा की बात करें तो घाघरा नदी के किनारे जो अयोध्या शहर बसा है ना, सरजुग नदी के, और इसी का नाम आके छपरा में क्या हो जाता है? घाघरा हो जाता है। तो घाघरा नदी के किनारे आप उसको बोल सकते हैं कि अयोध्या बसा है, इसी का नाम सरजुग भी। और गंडक अभी काफ़ी चर्चा में गंडक नदी है, जिसमें नेपाल में भूखलन जो हुआ है उससे त्रिवेणी नहर से सबसे ज़्यादा पानी गंडक नदी में आया है। इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी नदी भी कहा जाता है। आइए देखेंगे अगला, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गोमती नदी जो है इसकी उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है कि कहाँ से होती है गोमती नदी। तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ, फुलहर झील पीलीभीत से, मानसरोवर से, अमरकंटक से और गोसाईनाथ से। तो इसमें आपको छांटना है, एक एक चीज़ मैंने बताया हूँ, ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फुलहर झील जो है यह पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत जिला है। और मानसरोवर की बात करें, तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और अमरकंटक से बात करें तो नर्मदा और सोन। और गोसाईनाथ से बात करें तो कोसी नदी गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है। तो ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। आइए अगला देखेंगे, गंडक नदी से निकली गई प्रमुख नहर कौन सा है? जिस नहर से अभी पानी गंडक नदी से बिहार में प्रवेश किया है, उसी नहर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर, त्रिवेणी नहर, बंकिंघम नहर और सोन नहर। तो गंडक नदी से निकलने वाली जो नहर है वह आपको कौन सा नहर है? तो त्रिवेणी नहर। कौन सा है? त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसकी लंबाई 648 किलोमीटर है। यह राजस्थान में है, इसे राजस्थान का जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में इसके कारण हरियाली होती है। क्या होती है? इसके कारण हरियाली होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान में। आइए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन टॉप करेगा गंगा में नदी के बारे में तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और खासकर बिहार के बीपीएससी के एग्जामों में। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? तो कोसी, महानंदा, गंडक, घघरा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। महानंदा जो है ना, यह सबसे सिक्किम के तरफ से आता है और सबसे लास्ट में कटिहार और साहेबगंज के आसपास में यह नदी मिलती है गंगा में, और सबसे बाएं तट से मिलने वाला नदी है। और कोसी तो आपको कुर्सेला के पास मिल जाता है, गंडक सोनपुर के पास मिलता है, और घघरा की बात करें तो यह छपरा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? छपरा को ही सारण भी कहा जाता है, छपरा और सारण में मिलता है। आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग, सांगपो, यमुना, और ऑप्शन डी की बात करें तो मेघना। किस नाम से जाना जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई टोटल जो है ना 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और इसी नदी पर माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप जो विश्व के सबसे बड़ा है, और ये असम है, और माजुली एक जिला भी असम का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली, यह किस नदी पर है, यह बात आपसे पूछा गया है कि माजुली नदी किस द्वीप पर है। तो आइए देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र पे है, कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र पे। चलिए आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र निम्नलिखित में से, ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी बाएं तट से मिलती है। कौन सी नदी जो है बाएं तट से मिलती है, यह बात आपसे पूछा गया है, बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और लोहित, ये सभी नदियां मिलती हैं उनसे, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बाएं तट से। तो बाएं तट से आपको लोहित नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, लोहित नदी बाएं तट से मिलती है। इसके अलावा भी आप याद कर लीजिएगा कौन कौन सी है, दिबांग, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग भी मिलती है। ये भी दो नदियां आप जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो, सही है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना और गंगा बांग्लादेश में पद्मा। तो यह तीनों सीधे सीधे सही है, यानी कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो मैं एक बात आपको आज बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले 100% जो चीज़ याद है उसे आप खोजिए। उसे खोजने से होता क्या है कि आपका 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक छंट जाएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, 2 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक छंट जाएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तब ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को सांगपो, ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए, प्रादीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। प्रादीपीय भारत, यह नदियाँ मुख्यतः ज्वार, नदमुख या डेल्टा बनाती हैं। यह नदियाँ 12 मासी होती है। यह नदियाँ नवीन मुर्दार पर्वत से निकलती है। इनका अपवाह क्षेत्र हिमालय से नहीं है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन को आपको चयन करना है। तो इसका सही कथन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह नदियाँ मुख्यतः ज्वार, नदमुख या डेल्टा बनाती है। प्रादीपीय भारत की नदी की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब है प्रादीपीय भारत की नदियाँ और यह मुख्यतः डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ 12 मासी नहीं होती है। 12 मासी नदियाँ कौन सी होती है, जो हिमालय से निकलती है, उसमें बर्फ के पानी और मौसम बरसात का पानी आता है, उसे 12 मासी कहता है। यह नदियाँ मुर्दार पर्वत से निकलती है, ये भी गलत है, नहीं। इनका अपवाह क्षेत्र हिमालय से है, पुराना नहीं, नहीं, ये भी गलत है। तो सही को आपको चुनना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ समानतः क्या बनाती है। जो बंगाल के खाड़ी में नदी गिरती है जाके, वह क्या बनाती है, यह बात आपसे पूछा गया है। एक्सच्यूरी, ज्वार, नदमुख, डेल्टा, गार्ज और कैनियन। तो यह डेल्टा बनाती है। बंगाल के खाड़ी में जो नदी गिरती है क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। जैसे कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सभी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और एक्सच्यूरी की बात करें तो एक्सच्यूरी जो है यह नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, साबरमती, ये सब नदियाँ क्या है, एक्सच्यूरी बनाती है। ये सब नदियाँ जो है एक्सच्यूरी बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सच्यूरी, ज्वार, नदमुख बनाती है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया आपके पास। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। तो सीधे आंसर आपको छट रहा है, नर्मदा नदी जो है एक्सच्यूरी बनाती है। यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी की बात करें, इसकी लंबाई होता है 1350। कभी कभी इसकी लंबाई पूछा जाता है। मैं जब नदी पढ़ा रहा था तो जिसका जिसका लंबाई पूछा जाता है उसकी लंबाई मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा था और आप लोग उसे जरूर देखे होंगे। तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा। कुछ डाटा होता है जिसे याद आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। और गोदावरी के भी याद कर लीजिए फिर से। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और कृष्णा की लंबाई आपको
आज 1401, कोई एक ऑप्शन रहेगा। महानदी का नहीं पूछा जाता है, उड़ीसा में महानदी। अगला है, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी जो है यह किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की, हुगली की, स्वर्णरेखा की और महानदी। तो दामोदर नदी की बात करें तो यह हुगली की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना हुआ था यह आपको 1948 में है। 1948 में छोटा नागपुर के पठार। और स्वर्णरेखा की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर शहर बसा है। स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर शहर बसा है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी और किस राज्य में है? तो सबसे पहले महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा कर्नाटक, नर्मदा गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महानदी उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड। नर्मदा नदी की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात के जीवन रेखा कहा जाता है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। आइए अगला देखेंगे, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी इसकी डाटा आपके सामने लिखा था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। और कृष्णा जो है ना सेकेंड स्थान पर आती है। कृष्णा सेकेंड स्थान पर आती है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह कहाँ पर है? तो महाबलेश्वरम से, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से, अमरकंटक से और ब्रह्मगिरी से। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह त्र्यंबक की पहाड़ी से है। और महाबलेश्वर से आपको कृष्णा नदी निकलता है। कृष्णा नदी निकलता है। और अमरकंटक से नर्मदा सोन। और ब्रह्मगिरी से बात करें तो कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी से निकलती है, जिसे दक्षिण की धार्मिक गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी। अब देखिए आइएगा क्वेश्चन, धार्मिक पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जैसे मैंने अभी चर्चा किया, तुरंत अगला क्वेश्चन वही आपके सामने है। देखिए इसमें इस टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है कि आपकी एग्जाम में जितना भी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा इस 100 क्वेश्चन में कवर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। और चारों ऑप्शन के इसलिए बताया जाता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। अगर अच्छा से इसका थ्योरी और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेंगई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदानीर वर्षों भर बहने वाली नदी है। कावेरी नदी जो है यह सदानीर वर्षों भर बहने वाली नदी है। यह बात आपसे पूछा गया है। दूसरा है, इसमें दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी दोनों के मानसून से जल प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है ना सही है। मतलब कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी सदानीर नदी है जो वर्षों भर बहने वाली नदी है, मतलब सालों भर बहती है। और इसमें दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से जो बारिश होता है उसका पानी मिलता है। ये भी बात आपकी सही है। तो इसका आंसर आइए देखते हैं। दोनों कथन सही है तथा RE का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ए। आइए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, रेगिस्तान की गंगा या लवण नदी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया रेगिस्तान की गंगा या लवण यानी कि नमकीन नदी किसको कहा गया है? साबरमती को, लूनी को, माही को और ताप्ती को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी, लूनी, जिसकी लंबाई 320 है। 320 है। यह अरावली से निकलती है।
अरावली। अरावली अरावली पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और साबरमती की स्थापना 1916 में हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? अहमदाबाद शहर जो है यह किस नदी के तट पर बसा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। ताप्ती नदी की बात करें तो नासिक। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी, साबरमती, ठीक है। नर्मदा के बारे में बताया हूँ, ताप्ती थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिमाग में नहीं आ रहा है ताप्ती नदी किस। आगे देखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन से है? तो सबसे पहले कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य होता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 8वां आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 8वां राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। कौन सी नदी है? तो माही नदी है। माही नदी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वह है लिम्पोपो। कौन सा नदी है? तो लिम्पोपो नदी। क्वेश्चन पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन से? तो लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन से है? तो माही। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विषुवत रेखा कौन सा है। जो क्वेश्चन मैंने आगे कराया हूँ, इससे पहले क्वेश्चन उसको करा दिया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? मतलब नर्मदा और ताप्ती जो नदी है यह किस दिशा में बहती है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। तो यह जो है ना पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की तरफ यह बहती है। और पूर्व की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो आपको गंगा नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है वह पूरब की ओर बहती है, क्योंकि बंगाल आपको पूरब की तरफ है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह बात आपसे पूछा गया है। ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। तो 2 ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक छट जाता होगा, एक गोदावरी और एक कृष्णा। तो 2 नदी में आपको थोड़ा सा डाउट होगा। तो यह जो नदी है ना, नर्मदा नदी जो है यह विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। आइए आगे देखेंगे। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? गोवा की राजधानी जो पणजी है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरियार, शरावती, मांडवी और जुआरी। तो मैंने इसको कल बताया है कि नहीं? आप ही लोग बताइए कि मैंने इस चीज़ को अपने थ्योरी में बताया है कि नहीं। इस थ्योरी में बताया है। मांडवी नदी जो है गोवा की राजधानी तट पर स्थित है। और पेरियार की बात करें तो केरल जो है ना, केरल पेरियार नदी के किनारे है। और केरल के सबसे लंबी नदी है
जोग या गरसोप्पा जो है श्रावती नदी पर है। जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पे है। जोग या गरसोप्पा देखिए आ गया। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बराही नदी पर, श्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर और नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रावती नदी। धुआंधार नर्मदा बता ही दिया। मेटूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात यह है बराही नदी पर। क्या है? बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और रिहंद परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना 1948। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज। आइए आगे देखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस देश की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है? ये भी चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ये भी चीज़ को मैंने थ्योरी जब चालू किया तभी इस चीज़ को मैंने बताया था। पूछा गया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस क्षेत्र की टेनेंसी घाटी पर आधारित है? तो यह आपको अमेरिका के टेनेंसी पर है। किस पर है? अमेरिका के टेनेंसी पर है। क्वेश्चन नंबर 49, सलाल, बगलिहार तथा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल, बगलिहार तथा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो नदी है, यह नदी आपको हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर याद कर लीजिए, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी और झेलम नदी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह आपको सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी पर है। अगला, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पर है, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर और यमुना नहर। तो इसका आंसर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई 648 किलोमीटर है। क्या है? 648 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? हरिके बराज से निकलती है। क्या है? हरिके बराज से निकलती है। तो हरिके बराज से पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है और हरिके बराज से निकलती है? तो सिंधु और झेलम, सतलज और ब्यास और ऑप्शन सी की बात करें रावी और चिनाब और ऑप्शन डी गंगा एवं यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास। क्या हो जाएगा? सतलज और ब्यास इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, माही नदी पर और साबरमती पर। तो सरदार सरोवर की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देखते हैं, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? पूछा गया कि टिहरी बांध जो है किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? भागीरथी और भिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी, गंगा और यमुना और ऑप्शन डी की बात करें तो रावी और ब्यास।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना पर टिहरी बांध को बनाया गया है। किस पर बनाया गया? भागीरथी और भिलंगना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिहंद परियोजना के पीछे बनी एक कृत्रिम झील का नाम क्या है? रिहंद परियोजना के पीछे एक बनी कृत्रिम झील है, उससे नाम क्या दिया गया है? यह बात आपसे पूछा गया है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, राणा प्रताप सागर और स्टेनली जलाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला देखेंगे, भाखड़ा बांध के पीछे बनी झीलों के किस नाम से जाना जाता है? देखिए, दोनों क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है और कन्फ्यूजन में आप गलती कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें पूछा गया है कि भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि गोविंद सागर। नागार्जुन सागर की बात करें तो यह आपको कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। और गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है, जो कि पीछे वाला में देखिए आपको दिखाया गया है। रिहंद नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है, यह बात आपसे पूछा गया है। कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, दामोदर परियोजना और सोन परियोजना। तो इसमें हो जाएगा आपको गंडक परियोजना, क्योंकि गंडक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में, उत्तर प्रदेश और बिहार, एक उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिला है, महाराजगंज जिला है, वहाँ से भी यह सत्ता है गंडक का। महाराजगंज जो गोरखपुर से आप जाइएगा उत्तर के तरफ तो महाराजगंज जिला एक पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और कोसी की बात करें तो यह केवल बिहार में। दामोदर की बात करें तो झारखंड और बंगाल, झारखंड अब बंगाल, झारखंड और बंगाल। और सोन हो जाएगा नर्मदा, सोन हो जाएगा एमपी और बिहार, एमपी और बिहार हो जाएगा सोन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? गंडक। अगला क्वेश्चन गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पर है? गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पर है, यह बात आपसे पूछा गया है। नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया कि कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? मेटूर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, उकाई बांध है और अलमाटी बांध है। तो कावेरी नदी पर है जो ना मेटूर, यहाँ मेदूर लिख दिया है, मेटूर बांध है। कौन सा है? मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। कौन सा है? मेटूर बांध है। नागार्जुन सागर अभी आपके चर्चा किया हूँ, कृष्णा नदी पर है। और उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। किस पर है? ताप्ती नदी। आइए अगला देखेंगे, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किन राज्य और किस नदी के पर स्थित है? इडुक्की परियोजना जो है किस राज्य में है और किस नदी पर है, यह बात आपसे पूछा गया है। इडुक्की परियोजना कर्नाटक के शरावती नदी, केरल के पेरियार नदी और तमिलनाडु की कावेरी नदी, और डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी। तो देखिए सभी ऑप्शन में सब सही है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में? इडुक्की जल विद्युत परियोजना दे दिया है, तो यह आपको केरल और पेरियार,
केरल में है पेरियार नदी, जो केरल के सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। उसी पर क्या है, इडुक्की परियोजना उसी पर है। और कर्नाटक में शरावती नदी पर भी सही है। तमिलनाडु में कावेरी, ये भी मेटूर सही है। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा, नागार्जुन सागर, ये भी आपको सही है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा था इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित संविधान के कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है यह संबंधित है, यह बात पूछा गया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263 और अनुच्छेद 280। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में जो है नदी जल परियोजना है। क्या है? नदी जल परियोजना। और अनुच्छेद 260 की बात करें तो भारत के बाहर संसद, भारत के बाहर संघ का अधिकार, भारत के बाहर संघ का अधिकार, भारत के बाहर संघ का अधिकार 263 की बात करें अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 की बात करें तब वित्त आयोग, वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280। जल विवाद कब आया था? तो 1960 में आया था। नदी जल विवाद जो है यह कब आया था? 1960 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में? कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री तट पर बालू या परवाल भित्ति के द्वारा मुख्यतः समुद्र से अलग हुए जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह बात आपसे पूछा गया है, क्या कहते हैं? आइए, गोखुर झील, लैगून अनुपम झील, क्रेटर झील और प्याल झील। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो गोखुर झील होगा कि लैगून झील होगा कि क्रेटर झील होगा कि क्या होगा, यह बात पूछा गया है। आइए, इसका आंसर हो जाएगा लैगून झील, जो कि अनुपम झील। लैगून झील को ही अनुपम झील कहा जाता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सा है? पुलिकट झील है, चिल्का झील है, वेम्बनाड झील है और ऑप्शन डी की बात करें तो केलोरी झील है। तो तटीय झील जो है ना, यह आपको चिल्का झील है, चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है चिल्का झील। पुलिकट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु। वेम्बनाड झील की बात करें तो यह आपको है केरल में। और कोलेरू झील की बात करें तो यह है आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है? क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीहरिकोटा झील जो है वह किसको अलग करता है, यह बात पूछा गया है। चिल्का झील को, पुलिकट झील को, वेम्बनाड झील को और केलोरी झील को। तो यह जो करता है ना, पुलिकट झील को करता है, पुलिकट झील अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस द्वीप को बंगाल के खाड़ी से पृथक करता है? तो पुलिकट झील। बाकी का चर्चा हो ही गया है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार जो झील है किस प्रकार के झील का उदाहरण है? किस प्रकार का झील का उदाहरण है लोनार में? यह बात आपसे पूछा गया है।
लैगून झील का, क्रेटर झील का, गोखुर झील का और हिमानी झील का। तो किस प्रकार का झील है यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटर झील का है। किसका है? क्रेटर झील का है। अगला क्वेश्चन नंबर, रेगिस्तान में वायु अपर्दन से निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है? जैसे रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है, वायु से उड़कर झील बनता है, उसे क्या कहा जाता है यह बात आपसे पूछा गया है। तो उसे कहा जाता है प्याला। क्या कहा जाता है? प्याला उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याला। आइए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील यानी कि लोटकक किस राज्य में स्थित है? लोटकक झील जो है यह किस राज्य में स्थित है यह बात आपसे पूछा गया है। मेघालय में है, मणिपुर में है, असम में है और मिजोरम में है। तो लोटकक झील की बात करें तो मणिपुर में है, जिसमें तैरता हुआ झील लोटकक झील किबिल लाम जाओ मणिपुर में स्थित है। अगला आइए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ झील किस झील में स्थित है? किस झील में स्थित है यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील है जम्मू कश्मीर। वेमनाथ झील है केरल। लोटकक झील है मणिपुर। चिल्का झील है उड़ीसा, जो कि झींगा मछली के लिए है। झींगा मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है, चिल्का झील में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील में है? तो लोटकक झील में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सा है? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछा गया है। तो सांभर झील, वुलर झील, भीमताल और लोटकक। तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। लोटकक की भी चर्चा किया हूँ। सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन 71 नंबर, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सा है यह बात आपसे पूछा गया है। चेलामू झील सिक्किम, पैंगोंग तोत्सव लद्दाख, देवताल उत्तराखंड और लोटकक मणिपुर। जितना भी ऑप्शन में दिया गया है सभी राज्य में झील हैं, जो सही दिया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि सबसे ऊंची पूछ दिया गया। तो चेलामू झील जो है सिक्किम में ना, यह सबसे ऊंची है। और पैंगोंग त्सो लद्दाख में है, देवताल उत्तराखंड में है और लोटकक अभी आपको चर्चा ही कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, भारत में खारे पानी के सबसे बड़े आंतरिक इनलैंड झील कौन सा है? चिल्का, सांभर, पुलिकट और दीदवाना। तो आइए 72 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होता है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील जो है सबसे खारे पानी का झील है, सांभर झील। केरल के प्रसिद्ध नौकायान प्रतियोगिता वल्लवाम काली किस झील में आयोजित होता है? किस झील में आयोजित होता है यह बात आपसे पूछा गया है। अष्टमुदी, वेमनाड, शास्ता कोटम झील और ऑप्शन डी की बात करें तो पेरियार झील। ऑप्शन डी की बात करें तो पेरियार झील। तो इसका आंसर नौका दौड़ की बात जब कह दिया है ना तो वेमनाड होगा। अष्टमुदी भी आपको केरल में है। कहाँ है? केरल में है। और पेरियार भी केरल में है। पेरियार भी क्या है? केरल में है। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? वेमनाड झील। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर मिलान करने वाला है। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ उसका राज है। कांवर झील एकदम याद रखिएगा अपना बिहार में है। कांवर झील कहाँ है? तो एक का हो जाएगा 1, बी, सी और डी। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है, बी का 2। उमियम झील मेघालय, एकदम भी आई है, उमियम झील मेघालय। और हुसैन सागर झील तेलंगाना। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन 75 नंबर, बेगूसराय में स्थित कांवर झील जो है किस प्रकार के झील का उदाहरण है?
बेगूसराय में जो कांवर झील है यह किस प्रकार के झील का उदाहरण है, यह बात आपसे पूछा गया है। क्रेटर झील का है, गोखुर झील का है, लैगून झील का है, और ऑप्शन डी की बात करें तो प्याला झील का है। तो बेगूसराय में जो है ना यह आपको गोखुर झील का उदाहरण है। किसका है? गोखुर झील। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोखुर झील। रेड डाटा बुक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रेड डाटा जो बुक है यह पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1950 में, 1964 में, 1972 में और 1988 में। कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1964 में किया गया था। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग 15 मार्च को, डेट भी आई है 15 मार्च। 1972 की बात करें तो शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता। 1988 की बात करें तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। क्या हुआ था? सेबी की स्थापना। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया था। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है। सेबी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल किस देश में है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह अमेरिका में, कनाडा में, वेनेजुएला में और ब्राज़ील में। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजिल जो है यह आपको वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 यानी कि 979 मीटर है। 979 मीटर है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि कुंचिकल 455 मीटर है और किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह किस नदी पर स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। शरावती नदी पर है, बराही नदी पर है, कावेरी नदी पर है और स्वर्णरेखा नदी पर है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बराही नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर और जोगियागर सप्पा शरावती नदी पर है। अगला, भारत का नियाग्रा ऑफ इंडिया किस जलप्रपात को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत का नियाग्रा ऑफ जलप्रपात किसको कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो चित्रकूट जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया कि चित्रकूट जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो शंख नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, नर्मदा नदी पर है और चंबल नदी पर है। तो यह जो है ना आपको इंद्रावती नदी पर है। किस पे है? इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। अगला, धुआंधार जलप्रपात तथा कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार और कपिलधारा, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर है और इसी पर कपिलधारा जलप्रपात भी है। तो कभी कभी कपिलधारा के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो कपिलधारा किस पर है? इसी पर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड का प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो यह आपको स्वर्णरेखा नदी पर है।
इजी क्वेश्चन था। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है? तो आपको मांडवी से पकड़ में आ गया होगा। जब मांडवी की बात यहाँ पर कर दिया, अगर आपको मांडवी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर की बात करें तो गोवा और कर्नाटक, क्योंकि गोवा नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणी जी मांडवी नदी के किनारे ही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला देखेंगे, बिहार के नवादा जिले में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? प्रसिद्ध जलप्रपात जो है कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया है और यह कई बार आपके एग्जाम के बिहार में पूछ दिया गया है। बिहार दरोगा के भी एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, पुलिस के एग्जाम, सभी एग्जामों में इसको पूछ दिया गया है। तो काकोलत जलप्रपात जो है यह आपको बिहार के नवादा जिला में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे? बिहार के नवादा जिला में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। चूलिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर और सोन नदी पर। तो चूलिया जलप्रपात की बात करें, च से चूलिया, च से चंबल, याद कर लीजिएगा, च से चूलिया, च से चंबल, तो यह चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला है और देखिए जो भी इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया था इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इजी है तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए टॉप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए टफ होता है और इजी क्वेश्चन सभी के लिए इजी होता है, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन में गलत कर देते हैं तो आप वहीं से रेस से बाहर हो गए। तो इसलिए इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। टॉप होगा आप रेस से बाहर नहीं होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन अगर आपसे गलत होगा रेस से आप बाहर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कथन बिल्कुल सही है। यह क्या करती है? एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। एक्सच्यूरी, एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। यह नदियाँ कठोर चट्टान मार्ग एवं भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कारण भी इसका सही है, स्टेटमेंट भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी इसका कर रहा है। तो ए और दो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम तथा तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसकी चर्चा बताइए आप लोग के सामने मैंने कितना बार किया हूँ? बहुत बार कर दिया हूँ, बहुत बार कर दिया हूँ। ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। गोदावरी का भी चर्चा किया हूँ, पेरियार भी चर्चा कर दिया हूँ, इडुक्की परियोजना है। उकाई परियोजना, काकरापाड़ा परियोजना किस नदी पर है? जब काकरापाड़े का बारे में आप लोग को बता रहा था तब मैंने बताया था कि एक काचड़ापाड़ा है, एक काकरापाड़ा है। तो काचड़ापाड़ा है पश्चिम बंगाल में और काकरापाड़ा है गुजरात में। काकड़ापाड़ा है कहाँ पे? गुजरात में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि उकाई तथा काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है और माही नदी है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। अगला देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है? इसका भी मैंने चर्चा आप लोग को थ्योरी में किया हूँ। मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार और झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंडक परियोजना, वाल्मीकि नगर परियोजना, वाल्मीकि नगर परियोजना, वाल्मीकि नगर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश
बिहार। आइए अगला देखेंगे। 90, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया माता टीला परियोजना जो है यह किस नदी पर है? रिहंद नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, और ऑप्शन डी की बात करें तो यह हो जाएगा केन नदी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा हो जाएगा? बेतवा नदी, ऑप्शन बी। आइए, शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी की बात करें तो पेरियार नदी। तो शिव समुद्रम की बात किया जाए तो कावेरी नदी पर है। किस पे है? कावेरी। कृष्णा पर नागार्जुन सागर है, और पेरियार पर आपको इडुक्की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 92, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है यह कहाँ पे है? सिक्किम में है, अंडमान निकोबार में है, अरुणाचल प्रदेश में है और लद्दाख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे? सिक्किम में है। अगला, कोयना परियोजना। कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना जो है यह किस राज्य में है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है। तो कोयना परियोजना की बात किया जाए तो यह आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। तुंगभद्रा तथा घाटप्रभा परियोजना किस राज्यों में स्थित है? तुंगभद्रा तथा घाटप्रभा। तुंगभद्रा तथा घाटप्रभा के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, और ऑप्शन डी की बात करें तो तेलंगाना में है। तो तुंगभद्रा जो है ना यह आपको कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आपको पुलिकट है। पीलीकट हो गया, पुलिकट है। पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 96, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है? इसका भी चर्चा किया हूँ। अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। साबरमती, लूनी, माही और बनास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी अरावली से निकलती है और रण के कच्छ में ही यह विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन 96, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक पूछा गया है किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक जो है ना दामोदर नदी को कहा जाता है, और दामोदर की सहायक नदी है हुगली। सहायक नदी है हुगली। अब महानंदा जो है ना यह गंगा में सबसे उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी है महानंदा। एक महानंदा, सिक्किम महानंदा ट्रेन चलती है जो सिक्किम से चलती है और दिल्ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा और यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु और झेलम, और ऑप्शन डी की बात करें तो गोदावरी एवं डेल्टा। गोदावरी एवं डेल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन के डेल्टा। देखिए गोदावरी और कृष्णा भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी और कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित प्याला झील नहीं है? क्या बोला कि प्याला झील जो है नहीं है? सांभर, डीडीवाना,
पंचभद्रा, पेरियार। तो पूछा गया है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पेरियार जो है ना यह कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ है, केरल। पेरियार कहाँ है, केरल। सांभर, डिडवाना और पंचभद्रा यह सभी कहाँ पे हैं, तो राजस्थान के प्याला है, राजस्थान के प्याला में स्थित है। लेकिन पेरियार जो है यह केरल में स्थित है, इसीलिए इसमें पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 99 नंबर क्वेश्चन। मोरारजी देसाई गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किस नहर का आधारशिला 1958 में रखी थी? त्रिवेणी नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर और ऑप्शन डी की बात करें तो स्वेज नहर। तो उन्होंने इंदिरा गांधी नहर का नींव रखी थी, इंदिरा गांधी नहर का नींव रखी थी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी की जब सरकार थी 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं मोरारजी देसाई। त्रिवेणी नहर आपको गंडक पर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिर का संज्ञा दिया है? क्वेश्चन पूछा गया 100 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री पहले थे और इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर किसकी संज्ञा दी थी? तो विशाल मंदिरों के, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के, राष्ट्रीय उद्यान के और संसद भवन के। तो इन्होंने किसका मंदिर की संज्ञा दिया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपके सामने भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना से टोटल मैं 100 क्वेश्चन आपको लाया था। क्वेश्चन लाने से पहले मैंने इसका थ्योरी 2 क्लास में लिया था और काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से सभी थ्योरी को मैंने एक एक पॉइंट करके आपको समझाया दोनों दिन, और उसके बाद इसके पर 100 क्वेश्चन लाया और 100 क्वेश्चन का भी डिस्कशन आपके सामने कर दिया हूं। इसका पीडीएफ क्वेश्चन के टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, बनाइएगा और उसके बाद यूट्यूब से मिलाकर ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है। अगर इस तरह आप कंटिन्यूटी पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी एक दिन उस लेवल पे जाएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाइए, कितना हो सीट रहे, एक सीट आपका निश्चित रहेगा। तो ऐसे ही तैयारी कीजिए। तो आज के सेशन के यहीं पर समाप्त करता हूं और शाम को मैं 75 सेट लाऊंगा। आप लोग उस सेट को जरूर देखिएगा, जिस बिहार एसएससी, सीजीएल, बीएसओ, एएसओ और 10+2 इंटर लेवल के आधारित पर उसमें 75 क्वेश्चन रहता है और 75 क्वेश्चन के एक एक करके आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। और बुधवार से मैं फिर बोल दे रहा हूं कि बुधवार से मैं लाइव आऊँगा। जो भी क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है अब लाइव हो जाएगा बुधवार से। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।